Hello friends, welcome in this class and sorry for my side क्योंकि हम आप सभी के लिए वीडियो नहीं ला रहे थे बट हमने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि मेरा एग्ज़ाम था। तो आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ की गारंटी देता हूँ। एक तो ये कि आप टेंशन मत लीजिए, जितना वीडियो मैंने अभी तक आपके लिए बना कर रखा है, अपलोड करा, अगर आपने उसको देखा है तो आपके टिफ़र एग्ज़ाम की इस बार के सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। उस वीडियो से आप सिलेक्ट हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि आपको बस 30 नंबर ही लाने हैं और मैंने 30 नंबर तक की बातें आपको बता रखी हैं। कुछ लोग फिजिक्स की मांग कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आई एम नॉट फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड। तो अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़ोगे भी तो आप बोर हो जाओगे। आई फील कि बोर हो जाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में कुछ बातें बताऊंगा, जिससे आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को डील कर सको। बट फुली आप फिजिक्स मुझसे अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बता सकता हूँ। तो हम बायोलॉजी पे फोकस करेंगे। अब आपके एग्ज़ाम से पहले मैं मिनिमम 6 से 7 साल का जो बायोलॉजी है उसको कवर कर ले जाऊंगा। बट अगर आपको इसके अलावा पढ़ना है तो मैं आपसे को यही रिफ़र करूंगा, आप हमारे चैनल पे प्रेजेंट सारे वीडियो को देखिए, आपको फ़ायदा होगा इसका, मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलिए हम आपके आज के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि यह मियोसिस से पूछा गया है। बट मैं हर वीडियो में काफ़ी बेसिक चीज़ें बताता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न दो तरीके की होती है, मियोसिस और माइटोसिस। थोड़ी चीज़ें हम आपको यहाँ पे इसके बेसिक बता दें। माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस में 2n अगर कोई सेल है, ठीक है, तो यह सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाएगी और दोनों डॉटर सेल जो होगा उनका जो नंबर है ये 2n का 2n ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। बट एक सेल से दो सेल बनेगा। यह जो है हमारा सोमैटिक सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस में अगर कोई सेल है वो 2n है, तो ये 2n जो है अगर ये किसी सेल्स मतलब ये अगर मियोसिस में जाएगा तो ये 2n से हमारा सिंगल एक n बनेगा, दूसरा भी एक सिंगल n बनेगा, तीसरा आपका सिंगल n बनेगा एंड फोर्थ आपका सिंगल n बनेगा। यहां पे देखिए एक सेल था, एक सेल कितने डॉटर सेल बने, 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल बना, ठीक। पर यह एक सेल से 4 डॉटर सेल्स के बीच में दो मियोसिस हुआ है, जिनको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, दूसरा बोलते हैं हम मियोसिस सेकेंड। इसकी क्या खास बात है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड की, जो सेल डिवीजन में जो इंटरफेज होता है जिसे हम जिसमें एक और फेज होता है जिसे हम एस फेज कहते हैं, उस एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। अगर मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो मियोसिस फर्स्ट के एस फेज में क्या होगा, आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। मियोसिस सेकेंड के इंटरफेज में डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, या ये कह सकते हो मियोसिस सेकेंड में इंटरफेज अब्सेंट होता है, सीधे आपका प्रोफेज 2 से शुरू होता है, ठीक है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस होता कहाँ पे है, तो मियोसिस जो है वो जर्म सेल, इसी को हम सेक्स सेल बोलते हैं, और ये जो बना इसे हम गैमीट बोलते हैं। अब दो तरीके की गैमीट होती है,
एक जो होता है उसे हम मेल गैमीट बोलते हैं, जिनको हम स्पर्म भी बोलते हैं, और दूसरा जो गैमीट होता है उसे हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। इसे हम ओवा बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब मेल फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय बेबी का बॉर्न होने से पहले ही आपका जो गैमीट फॉर्मेशन है, मतलब ये कह सकते हो कि डेवलपमेंटल ऑफ द एग जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है फीमेल के केस में। फीमेल का बॉर्न होने से पहले प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एग्स जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। बट जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो यह जो डेवलपमेंट ऑफ द एग है या डेवलपमेंट ऑफ द जर्म सेल्स है, डेवलपमेंट ऑफ द ओवम है, वह एक फेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। वो किस फेज में जाके अरेस्ट होता है? वो आपका प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है। क्या आपका रहता है? प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है। मतलब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि फीमेल की बॉडी में जो डेवलपमेंटल ऑफ एग है वो बेबी का बॉर्न होने से पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब फीटल डेवलपमेंट के समय ही आपका ये डेवलपमेंट ऑफ एग या मियोसिस शुरू हो चुका होता है। बट बेबी का बॉर्न होने से पहले वह जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है, और यह अरेस्ट तब तक रहता है जब तक फीमेल जो है वो प्यूबर्टी पे ना पहुंच जाए। क्या हो गया आपका? जब तक यह प्यूबर्टी पे ना पहुंचे। आफ्टर द प्यूबर्टी, यहाँ पे देखो, आफ्टर द प्यूबर्टी जो है आपका उस अंडे का डेवलपमेंट फिर से शुरू होता है। मतलब वो प्रोफेज फर्स्ट से मेटाफेज फर्स्ट की तरफ मूव करता है प्यूबर्टी पे। और आफ्टर द प्यूबर्टी आपका कुछ इस तरह से हर एक मंथ में एक अंडा कुछ बनता है, और अगर वो अंडे को स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगर वो अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर चला आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ अंडा ही नहीं होता, और भी चीजें होती है, बट मैं सिंपल बताने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसी कहानी कुछ होती है। अब यहाँ पे एक चीज है कि प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट था फीमेल गैमीट, फीमेल डेवलपमेंट ऑफ द एग, और वो प्यूबर्टी पे फिर से इनिशिएट होता है। लेकिन मियोसिस सेकेंड फिर भी, क्योंकि आपका जो अंडा है वो अंडा क्या है, एग क्या है, दिस एग इज द हैप्लॉइड इन होता है। और ये तब बनेगा जब आपका एक 2n का सेल का प्रोडक्ट जो है वो मियोसिस सेकेंड से पास होगा। बट प्यूबर्टी पे प्रोफेज 1 में जो अरेस्ट सेल है वो रिलीज होता है, बट मियोसिस सेकेंड फर्टिलाइजेशन तक, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड जो है वो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें वह दो चीजें बनाता है। एक मैच्योर ओवम, जिसको हम एग कहते हैं, और दूसरा पोलर बॉडी बनाता है, जिसमें से मैच्योर एग जो है, ये मैच्योर ओवम जो है वो आपका क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है मियोसिस सेकेंड का, और यह फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है, और यह ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कहानी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मियोसिस इज यूज्ड टू जनरेट द गैमीट व्हेन
इज मियोसिस कंप्लीटेड। तो मियोसिस कंप्लीट कहाँ पे हो रहा, तो कंप्लीट हो रहा है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन का। आपको इसमें से पूरी कहानी से याद क्या क्या रखना है, दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज है मियोसिस कंप्लीट कब होता है मेमेलियन फीमेल में, फर्टिलाइजेशन के समय। दूसरा, मेमेलियन फीमेल में मियोसिस अरेस्ट किस कंडीशन पे होती है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में होती है। कब तक अरेस्ट होती है, प्यूबर्टी तक अरेस्ट होती है। ठीक है, मियोसिस का जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कितने सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। माइटोसिस में कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। मियोसिस में डिप्लॉइड से हेप्लॉइड होता है और माइटोसिस में डिप्लॉइड से डिप्लॉइड और हेप्लॉइड से हेप्लॉइड होगा। मे भी आपको ये बातें समझ में आई होगी। याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ही आसान और काफ़ी इजी है। यहाँ लिखा है DNA was isolated from wild type Gl plus and mutant Gl minus E. coli cells and separated by, यहीं पे याद रखिएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अगर आपको याद हो कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपने कहाँ पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है मिचेल्सन स्टाहल ने यूज़ किया था ये पता लगाने के लिए कि रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसमें वो 14N और 15N आइसोटोप्स यूज़ करते हैं और 14N और 15N अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी सेपरेट हो जाता है बैंड। सेम वो टेक्निक अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा। ये मान लो एक ट्यूब है, मैंने यहाँ पे एक ट्यूब बनाया, ठीक। अब ये यहाँ पे एक ट्यूब है, इस ट्यूब में ये हमारा ट्यूब जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ होगा, मतलब ये डेंसिटी ग्रेडियंट होगी। तो ऊपर जो होगी, ऊपर जो भी मिलेगा वो लो डेंसिटी मिलेगी, जो नीचे मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, हाई डेंसिटी मिलेगी। तो इस कंडीशन में इन लोगों ने कहा है कि आपको दो चीज़ें करनी है, एक वाइल्ड टाइप करनी है, एक वाइल्ड टाइप करनी है। वाइल्ड टाइप में क्या है हमारा Gal गैल प्लस है, और दूसरा है म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब Gal गैल माइनस। ई कोलाई सेल सेपरेटेड बाय द DNA फ्रॉम गैल 1 स्ट्रेन अक्वायर अ लोअर पोजीशन। इसमें मज़ेदार बात क्या है कि ये जो मिला हमें यह लोअर पोजीशन पे, बाय मान लो कि जो गैल 1 मिला है वो इस कंडीशन पे मिला है, ये मैंने बोल दिया, ये Gal गैल 1 मतलब गैल माइनस मतलब म्यूटेटेड है, ना कि माइनस का मतलब एब्सेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और लोअर पोजीशन, और मतलब मान लो कि इस पॉइंट पे वाइल्ड टाइप मिला होगा, ठीक। ये मान लो कि वाइल्ड टाइप मिला है, मीन्स Gal गैल प्लस। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा जब म्यूटेशन हो गया तो इसकी डेंसिटी क्या हुई, ये हाई हो गई, हाई हो गई, और ये लो डेंसिटी है। मतलब ओरिजिनल कंडीशन में जो भी प्रोटीन बन रहा था, जो भी प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या था, कम डेंसिटी का था, बाद में वो डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब चलो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में है इनवर्जन। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि तुमको समझ में आ जाए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। इनवर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन जो होता है अगर हम किसी चीज को फ्लिप कर दें, फ्लिप कर दें 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, ये नहीं समझ में आया ना, अभी समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, मान लो कि ओरिजिनल कंडीशन में कुछ इस तरह से था, A B C एंड D, बट हमने म्यूटेशन के बाद क्या करा, इसको फ्लिप कर दिया कुछ जीन को। मतलब क्या करा मैंने, इसको लिखा A, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिखा B, यहाँ पे लिखा D। क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया, फ्लिप हो गया। बट ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो, अगर हम इन्वर्जन करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या आएगा,
सेम आएगा, मतलब इस कंडीशन में इसकी डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी। मतलब क्या है कि इस कंडीशन में इन्वर्जन तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपके पास आया क्वेश्चन इंसर्शन। इंसर्शन टर्म का मतलब होता है ऐड। मतलब मान लो कि ये जो है आपका गैल का जीन है, ठीक है, ये गैल का मान लो जीन है। अब आपने क्या करा, इस गैल के जीन में क्या करा, आपने ऐड करा। मान लो कि आपने ई ऐड कर दिया, क्या करा आपने, ई ऐड कर दिया। तो अब इसका जो कहानी हो गई, क्या हो गई, इंसर्शन करने के बाद आपके जीन हो गए ए बी सी डी एंड ई। इन दोनों कंडीशन में ई का डिफरेंस है क्योंकि आपने एक ऐड करा है। मतलब अगर इस ई की बात करोगे इन दोनों कंडीशन में, तो यह ई जो है वो अपना एक यूनिट डेंसिटी कंट्रीब्यूट कर देगा इस होल सीक्वेंस को। मतलब इस कंडीशन में आपकी डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस आंसर मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। यहाँ पे क्या हुआ था, गैल जैसे ही म्यूटेट हुआ था डेंसिटी हाई हो गई थी। मतलब एक पॉसिबल कंडीशन है इंसर्शन हुआ होगा। चलो बाकी भी हम देख लेते हैं ना। पॉइंट म्यूटेशन, देखो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है एक सिंगल अमाइनो, मतलब एक सिंगल कोडॉन का क्या हो जाना, चेंज हो जाना। और सिंगल कोडॉन के चेंज होने से हो सकता है कि चेंज होने का मतलब सिर्फ जुड़ना ही नहीं होता, चेंज होने का मतलब है रिमूव भी हो जाना। तो अगर हम पॉइंट म्यूटेशन करते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन से हमारा डेंसिटी बढ़ और घट दोनों हो सकता है। बट इस कंडीशन में क्या हुआ है, डेंसिटी बढ़ा है। और बढ़ने के लिए यहाँ पे इंसर्शन हमें एक अच्छा एग्जाम्पल मिल चुका है। दैट इज द रीजन कि हम पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू नहीं जाएंगे। मिससेंस क्या होती है, अब ये एक टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है चेंज होती है एंड रिजल्ट इन द कोडॉन दैट कोड फॉर द डिफरेंट अमाइनो एसिड। मतलब इसके अंदर हम मान लो कि इसको हम चेंज कर देंगे, इस सी को हमने चेंज कर दिया एफ से, बट जब हम इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को मान लो कोड करेगा। बट या इन दोनों कंडीशन में अभी भी ए बी सी डी है, ए बी एफ डी ही है। मतलब ये यहीं आसपास होनी चाहिए क्योंकि एक हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चेंज करा है। तो दैट इज द रीजन कि मिससेंस भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास इंसर्शन आएगा क्योंकि जैसे ही आप एक को ऐड कर दोगे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी इंक्रीज हो जाने से आपका क्या होगा, इकोलाई सेल्स को उन्होंने सेपरेट करा था डेंसिटी ग्रेडियंट पे और मतलब डीएनए को, तो डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड हो गया है और उस ऐड होने से आपका डेंसिटी इंक्रीज हो गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन अगर आप लॉजिकली और मेरे हिसाब से समझने की कोशिश करो तो। इन्होंने कहा है अ बैक्टीरियल स्ट्रेन हैज़ एन फॉलोइंग फीचर्स विथ रिगार्ड्स टू द ग्रोथ। हम ग्रोथ देखते हैं कैसे हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ हम देखते हैं, ग्रोथ है विल ग्रो ऑन अगार सप्लीमेंट विद। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ है देखो, AGAR अगार है और हमने आर्जिनिन सप्लीमेंट दिया है, ठीक, आर्जिनिन सप्लीमेंट दिया है और इसके साथ हम ट्रिप्टोफैन भी सप्लीमेंट किया है और इसके साथ हम ल्यूसिन भी सप्लीमेंट दिया है। तो ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अब दूसरा लाइन देखो, यहाँ पे क्या खास बात है। दूसरी लाइन जब देखोगे तब आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन मीडिया सप्लीमेंटेड। मतलब अगार को हम यहाँ पे रखेंगे, इस सेकेंड वाले कंडीशन में अगार रखा, बट क्या है हमारा, नॉट कैपेबल ग्रोइंग ऑन मीडिया सप्लीमेंटेड विद आर्जिनिन। अगर हम इनको आर्जिनिन दे और ट्रिप दे, अगर हम आर्जिनिन दे और ट्रिप दे तो यह ग्रोथ नहीं हो रहा।
मज़ेदार बात क्या है कि अगार देने के बाद भी ग्रोथ नहीं हुआ बैक्टीरिया का, बल्कि हमने आर्जेनिन और ट्रिप यूज़ करा है। मतलब सप्लीमेंट में किस किसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ क्या क्वेश्चन है? जो सेकेंड लाइन है उस सेकेंड लाइन से आपको क्या मिलता है? एक लाइन की ल्यूसिन का सप्लीमेंट में होना ज़रूरी है। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया खुद के बॉडी के अंदर आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन बना रही है, बट ल्यूसिन नहीं बना रही है। करेक्ट। मतलब बैक्टीरिया का अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो एक चीज़ इनके जीनोटाइप में कंफर्म हो गया कि जो ल्यूसिन है, क्या कंफर्म हो गया है कि ल्यूसिन जो है वो माइनस है। ये तो कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इस कंडीशन में ये ग्रो कर जाती तो मतलब ट्रिप्टोफैन और आर्जिनिन दोनों में से कोई माइनस हो सकते थे, बट इस कंडीशन में ये जब ग्रोथ नहीं करी है मतलब ल्यूसिन जो है वो माइनस है। चलो इसको कंफर्म करते हैं, या ये कंफर्म करेगा हमारा तीसरा लाइन। ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन जब दिया मतलब अगार के साथ मैंने ल्यूसिन और ट्रिप दिया तो ग्रो हुआ। ठीक, ल्यूसिन और ट्रिप दिया तो ग्रो हुआ। मतलब क्या है कि आर्जिनिन जो है, यहाँ पे ल्यूसिन और ट्रिप दिया, चूंकि ल्यूसिन उनके सप्लीमेंट उनके बॉडी में खुद नहीं बना पा रहा था, दैट इज द रीजन कि ल्यूसिन को मैंने निगेटिव लिखा। जिसकी मुझे ज़रूरत है बाहर से, उसके लिए मैंने निगेटिव लिख लिया। आर्जिनिन को जब हमने सप्लीमेंट से हटा दिया तब भी ग्रोथ हो रहा है। मतलब आर्जिनिन जो है ARG वो क्या है, बॉडी के अंदर ही है, तो इसको हमने प्लस कर दिया। तो ये हो गया थर्ड। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में इन्होंने क्या कहा कि आर्जिनिन और ल्यूसिन दिया, हाउएवर इट ग्रो ऑन द मीडिया सप्लीमेंटेड विद आर्जिनिन और ल्यूसिन। नॉट ग्रोथ, ग्रो। ओके, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन द मीडिया सप्लीमेंटेड इतना हाउएवर ल्यूसिन और ट्रिप ल्यूसिन, ओके सॉरी यहाँ मैंने गलत पढ़ लिया था। ल्यूसिन एंड ओके, चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे लिखा कि जब किस कंडीशन में ग्रोथ नहीं हो, नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथिंग इन द सेकेंड और थर्ड में भी नहीं हुआ है। मतलब इस कंडीशन में भी आपका ग्रोथ नहीं हुआ है। ल्यूसिन और ट्रिप देने पे भी ग्रोथ नहीं हुआ है। मतलब ल्यूसिन और ट्रिप देने पे भी ग्रोथ नहीं हुआ है। मतलब आर्जिनिन जो है यह भी बॉडी मतलब बैक्टीरिया को बाहर से चाहिए। मतलब क्या है कि आर्जिनिन के लिए भी बैक्टीरिया निगेटिव ही है। हाउएवर इट ग्रो ऑन द मीडिया सप्लीमेंटेड विद, यहाँ पे क्या सप्लीमेंट दिया है, अगार प्लस आर्जिनिन प्लस ल्यूसिन, तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर गई। तो दो कंडीशन में ग्रोथ कर गई। कौन कौन सी कंडीशन में? ल्यूसिन और आर्जिनिन के कंडीशन में विदाउट ट्रिप्टोफैन के ग्रोथ कर गई। मतलब बैक्टीरिया को अपने ग्रोथ के लिए ट्रिप्टोफैन उसको इनसाइड दी बॉडी मिल रही है, उसे सप्लीमेंट में ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पे ट्रिप जो है वो पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों अब्सेंट है। अब इसमें आप मिला लो कौन सा आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में ल्यूसिन निगेटिव होगा, ल्यूसिन निगेटिव, आर्जिनिन निगेटिव, ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर इस तरह से एनालाइज करोगे रफ कॉपी पे तो बहुत ही जल्दी करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओके, दैट इज 13। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट थोड़ा एनालिसिस वाला है, और मैं इसमें लॉजिक लगा के आगे बढ़ूंगा, ना कि मैं इसको एनालाइज करूंगा। डेफिनेटली द पेडिग्री शो इन द 3 जनरेशन, यहाँ पे पेडिग्री जो है वो 3 जनरेशन शो कर रही है। देखो A, B और C। सो द 3 विच इंडिविजुअल सफ़र विद
विच इंडिविजुअल सफर विद द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज 100% पेनिट्रेंट का मतलब समझो कि अगर वो जीन पॉपुलेशन में है 100% 100% मतलब एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 इंडिविजुअल है, अगर वो 100 इंडिविजुअल में जीन है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर का फिनोटाइप उस 100 इंडिविजुअल में दिखेगा, उसमें 100 के 100 में दिखेगा। बट इन्होंने क्या कहा है, अपीयर्स आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, मतलब 40 साल के बाद होती है। इंडिविजुअल दैट शोज द डिजीज आर ईदर शेडेड सर्कल मेल फीमेल और स्क्वायर मेल। Individuals that do not suffer from the disease are unshaded. Although it should be noted that grandchildren is in the generation C are still below the 40 year of age. Below this is the restriction fragment length polymorphism of each individual's DNA. Individual A in the generation capital A is labeled capital A small a and so on. What is the chance that the child from the union between female CH and male CI from the family with the no history of disease will never suffer the, यहाँ क्या लिखा है, will never suffer। अगर हम ये पता लगा ले कि कितना प्रोबेबिलिटी है इसके प्रोडक्ट का, इसके चाइल्ड का, CH और CI के प्रोडक्ट का कितनी पॉसिबिलिटी है डिजीज होने की, तो उसको 1 से माइनस कर देंगे या 50 से माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतनी ही पॉसिबिलिटी है। अब हम एक बात आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ज़्यादा दिमाग लगाना है तो आप इसे लॉजिकल वे मतलब आप उसे जा सकते हो जैसे आप चाहो, बट मैं आपको चाहूँगा कि इसको थोड़ा स्मार्टनेस के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। स्मार्टनेस के साथ सॉल्व करने का मतलब है कि ए का बी जो है, मतलब ए बी क्या है हमारा, डिजीज्ड है। ये है ए सी डिजीज्ड है, ये हमारा बी का बी डिजीज्ड है। अगर हम इन तीनों के डीएनए को देखें तो देखते हैं कौन कौन से बैंड मिल रहे हैं। ए का बी, ए बी दैट इज ए बी, इसमें एक ये जीन एक है, 1 2 एंड 3, ठीक। फिर ए सी में एक ये है, एक ये है और एक ये है। मज़ेदार बात है कि ये देखो सेम है और ये दोनों सेम है, फर्स्ट तो सेम ही है ही, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी 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 बी, इसमें एक ये है, इसमें एक ये है और एक ये है। अब अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो इन तीनों के केस में कौन सा डीएनए सेम है, एक तो ये सेम है, एक तो ये सेम है, इसके अलावा आपका एक जो है इन तीनों के केस में ये सेम है, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं, हमें CH की बात हो रही है, मतलब CH इसकी बात हो रही है और CI की बात हो रही है। तो हम CI का थोड़ा देखें, CI का क्या सेम है इनमें से किसी के जीनोटाइप, मतलब इनमें से किसी का जीनोटाइप डीएनए के साथ CI सेम है क्या? CI इसी पॉइंट पे है, तो ये तो पहला सब में सेम है, कोई नहीं। ये देखो CI जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, करेक्ट। यहाँ पे लॉजिकली क्या समझ में आया कि CI जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इसके पास कोई जीन है नहीं, ठीक। अगर इसके पास कोई भी जीन नहीं है तो हमारा जो बेबी है, मतलब यहाँ पे देखो हम लिखते हैं H जो है वो कॉपुलेट करेगा किसके साथ, I के साथ, तो इससे एक बेबी होगा, मान लो कोई भी एक बेबी मान लेते, ये बेबी है। अब इनके पास अगर वो जीन नहीं है, जीन नॉट प्रेजेंट, और इनसे इसके पास कितना आएगा, कितना परसेंट आता है, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी जीन आने की, तो अच्छे जीन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 50% है, क्योंकि मान लो इनके पास अगर हम कैपिटल ए दोनों को अच्छा जीन मानते हैं तो यहाँ से एक ए आएगा, ठीक। अब आओ CH की बात करते हैं, CH यहीं बगल में है, एक तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जीन रेड वाले के साथ मैच कर रहा, मतलब CH का जो जीनोटाइप है वो डेफिनेटली कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसका एक जो जीन है कहीं ना कहीं एक जो DNA का फ्रेगमेंट है वो डिजीज कॉज से रिलेटेड है,
बट अब कैपिटल ए और स्मॉल ए से दो गैमीट बनेगा, 50% गैमीट जो है वो ये बनेगा और 50% गैमीट जो है वो क्या बनेगा, स्मॉल ए बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इनके पास आने के चांसेस कितना है, 50% है। तो अगर 50% इसके आने के चांसेस है तो इसके न आने के चांसेस भी कितना होगा, 50% ही होगा, क्योंकि टोटल 50% है। तो डिजीज ना होने के, डिजीज ना होने के कितने चांस है, 100 माइनस 50 मीन्स 50%। वैसे हम बता दें कि आप इसको बिना किए भी बता सकते हो कि यहाँ से जब इस स्मॉल ए के आने के चांसेस 50% है तो कैपिटल ए के आने के चांसेस भी तो 50% ही है, और कैपिटल ए के आने के चांसेस 50% है, और पेरेंट साइड से कोई भी मतलब पेरेंट साइड से तो आने की कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ उनके में तो कोई भी जीन आएगा वो हमारा क्या होगा, मतलब कोई भी जीन है वो डिजीज कॉज कर ही नहीं रहा। तो फीमेल से ही 50% आने के चांसेस हैं, तो 50% ना आने के चांसेस हैं। तो कितना आपका यहाँ पे चांस है कि वो विल नेवर सफ़र फ्रॉम द डिजीज, तो 50% चांस है कि वो सफ़र डिजीज नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन को तुम इस तरह से कर सकते हो, जीन मतलब जो डेटा है उसको कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करने के बाद तुम ये बता सकते हो कि ये जीन है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जीन पेरेंट्स में प्रेजेंट है, और अगर पेरेंट्स में प्रेजेंट है और दूसरे पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं है तो उस पेरेंट से आने के चांसेस कितना हो गया, उस पेरेंट से आने के चांसेस सिर्फ 50% हुआ, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में मान लो है। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी इजी है मुझे लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। यहाँ पे लिखा है प्रोटीन इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द सेल एक्सट्रैक्ट, करेक्ट। SDS phase polyacrylamide gel electrophoresis is performed for analysis of protein using the treatment with dye। यहाँ पे बस तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि DTT का मतलब क्या है, क्या काम होता है। डाइथियोथ्रियोटॉल है, ठीक है। जो DTT का मेन काम है वो आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। अगर हम कहें कि ये एक कोई A है और ये कोई B है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर डाई सल्फाइड बॉन्ड है तो जब हम इसमें DDT ऐड कर देंगे, DTT जब ऐड कर देंगे तो ये जो है आपका दो तरीके से A और B दोनों अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये डाई सल्फाइड बॉन्ड होगा तो DTT से डाई सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोटीएज से ट्रीट किया गया है। तो हम पहले DDT वाला देखो, दैट इज अ कंट्रोल। हम पहले DDT वाला देख लेते हैं। DDT से देखो यहाँ पे दो बैंड मिला है, ठीक है। जब DDT से दो बैंड मिला है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। एक क्या बात है, एक खास बात है यहाँ पे कि एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, तभी तो दो बैंड मिला। मान लो कि पहले ये AB था, जैसे ही DTT डाला तो ये AB जो है दो भागों में टूट गया, A और B के भागों में। तो इसका मतलब ये तो डेफिनेटली है कि इसके अंदर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मतलब ये प्रोटीन दो पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है जिसका जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है। अगर हम प्रोटीएज की यहाँ पे अगर हम प्रोटीएज की बात करेंगे, जैसे ही हमने प्रोटीएज ऐड करा तो इंटरेस्टिंगली आपको कितने बॉन्ड दिखे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिखे हैं। दैट इज वहाँ उन्होंने दे रखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोटीन विद DTT एंड प्रोटीएज, नोट द रेड बैंड ऑफ द 2 लेन इन द प्रोटीएज यूज, ठीक है। तो प्रोटीएज देने से आपको 3 बैंड मिले। अब आप हमें बताइए, इन्होंने ये बात नहीं बोला है ना कि ये सर्कुलर है, मतलब ये लीनियर ही होगा। यहाँ पे मान लो कि ये हमारा लीनियर ही होगा। अब अगर हम आप लोगों से पूछे कि इसमें कितनी बार हम कट लगाए कि हमें 3 बैंड मिले, डेफिनेटली आप दो ही जवाब दोगे कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर हम कहीं पे लगाते हैं कट नंबर 1 और कट नंबर 2, तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम इसको नेमिंग करें
ए बी सी डी, तो हमें एक बैंड ए बी का मिलेगा, दूसरा बैंड बी सी का मिलेगा और तीसरा बैंड सी डी का मिलेगा। तो एक बैंड हुआ ये, दूसरा बैंड हुआ दो, ये हो गया हमारा तीसरा बैंड। तो ये तीन बैंड हमें तब मिल रहे हैं जब कितने कट लग रहे हैं, दो कट लग रहे हैं। और ये जो दो कट हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटीएज साइट, क्योंकि प्रोटीएज इस पॉइंट पे आपका क्या कर रहा है, कट लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो इस डेटा से कि आपका जो मतलब आपका जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो प्रोटीन है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना हुआ है, और उस दो पॉलीपेप्टाइड पे दो प्रोटीएज साइट भी है। दैट इज द रीजन कि आप जब इसमें DDT प्लस प्रोटीएज ऐड करते हो तो एक यहाँ पे मिल रहा 1 2 3 4, आपको टोटल 4 मिल रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 और इसमें से एक जो है और डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जो था वो ब्रेक हो गया, और उससे क्या हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ब्रेक होने से आपका पॉलीपेप्टाइड सेपरेट हो गया। ध्यान से अगर देखोगे तो सेकेंड पॉलीपेप्टाइड से ऊपर और फर्स्ट वाले से नीचे आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन हैज अ टू पॉलीपेप्टाइड लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड टू प्रोटियोसाइड। चलो हम इसको अंधे की तरह भरोसा नहीं करते हैं, बाकी ऑप्शंस को रीड करके देखते हैं। प्रोटीन हैज अ 3 प्रोटीएज क्लीवेज साइड। अगर हम 3 की बात करेंगे, ए यहाँ पे हमने कहा बी, अगर हम 3 की बात करेंगे मतलब 1 2 3, तो आपको कितनी साइड मिलनी चाहिए, कितने बैंड मिलने चाहिए प्रोटीएज वाले में, 1 2 3 एंड 4 मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे 3 मिला है, मतलब ये आपका नहीं होगा। प्रोटीन एज अ मल्टीपल प्रोटीन साइट, अगर मल्टीपल होता तो 3, मतलब मल्टीपल होता तो इसमें और ज़्यादा मिलना चाहिए था, दैट इज ऑल्सो नॉट। सिंगल पॉलीपेप्टाइड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड 3 प्रोटीज साइट, अगर 3 प्रोटीज होता तो यहाँ पे 4 मिलता बैंड, बल्कि हमें 2 ही बैंड मिले, मतलब हमें 3 ही बैंड मिले हैं, और 3 बैंड तभी मिल सकता है जब आप 2 पॉइंट पे कट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। जितना ज़्यादा व्यूज़ आता है, जितने अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, हमें उतना ही ज़्यादा अंदर से ताकत मिलता है आपको पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम पे बताते हैं। बाय बाय।